नमः संस्कृताय। संस्कृत वर्णमाला का हमारा टॉपिक है। देखिए, संस्कृत वर्णमाला से संबंधित जो हैं 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए संस्कृत वर्णमाला को आपको जो तीनों इसके टॉपिक हैं वो तीनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे पहले टॉपिक के बारे में हम बात करें तो हम कह सकते हैं सामान्य वर्णमाला। सामान्यतः जो वर्णमाला होती है संस्कृत की, इसका एक टॉपिक आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर सेकंड तौर पे जो है आप कह सकते हैं पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हमारी वर्णमाला संस्कृत की क्या होती है, इस चैप्टर को अलग से पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि माहेश्वर सूत्र, जो आपके माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वरी सूत्रों के अकॉर्डिंग में हमें वर्णमाला को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि सामान्यतः वर्णमाला में वर्ण होते हैं 42 और पाणिनीय वर्णमाला में वर्ण होते हैं आपके 63 या 64, 63 या 64। और माहेश्वरी सूत्र में भी वर्णमाला होती है 42। अब आप कहोगे कि 42 यहाँ भी है और 42 यहाँ भी है, तो एक को पढ़ने के बाद में दूसरा पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, यहाँ जो है इनका जो क्रम है वर्णों का वो अलग है और यहाँ पे क्रम अलग है। तो एक तो ये चीज़ हमें पढ़ने के लिए माहेश्वरी सूत्रों की वर्णमाला अलग से पढ़नी है, प्लस हमें जो प्रत्याहार हमें पढ़ने हैं, प्रत्याहारों को समझना है, क्योंकि प्रत्याहारों के आधार पे ही संस्कृत व्याकरण जो है पूरा समझा जा सकता है। तो माहेश्वरी सूत्रों की वर्णमाला भी हम पढ़ेंगे और पाणिनीय शिक्षा की भी वर्णमाला हम पढ़ेंगे, जिसमें 63 या 64 वर्ण है। अब ये मैंने 63 या 64 क्यों बोले हैं, ठीक है? तो ये मैंने इसलिए बोला है कि जो है त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्णा शंभु मते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवाः, ये कहा गया है। अब ये 63 या 64 ऐसा एक जो है वो प्लस क्यों हो रहा है, ये सारी की सारी चर्चा हम इसके जो टॉपिक हम पढ़ेंगे पाणिनीय वर्णमाला तब हम करने वाले हैं कि यहाँ पे ये एक प्लस क्यों हो रहा है। जैसे सामान्यतः मैं बता दूँ, ये ए प्लस जो हो रहा है वो लरी को लेकर के हो रहा है और सामान्य वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 42। तो सबसे पहले हम जो है शुरू करते हैं ये सामान्य संस्कृत की जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला के बारे में। तो नया टॉपिक आप अपने नोटबुक में डालेंगे, सामान्य संस्कृत वर्णमाला। और वर्ण कितने हैं? 42 वर्ण। इन 42 वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर जो हैं ये स्वर आपके बताए गए हैं 9 और व्यंजन जो हैं वो आपके बताए गए हैं 33। 33 व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 25 तो आपके होते हैं स्पर्श वर्ण, 4 आपके होते हैं अंतस्थ वर्ण और 4 ही आपके होते हैं ऊष्म वर्ण। ठीक है, तो 4 आपके ऊष्म वर्ण हैं, 4 आपके अंतस्थ वर्ण हैं और 25 वर्ण कौन से हैं? आपके स्पर्श वर्ण हैं। तो 33 का इस प्रकार से विभाजन किया गया है। यहाँ हम इन 9 स्वरों की बात करें, जिसमें 5 स्वरों को कहा गया है मूल स्वर। क्या कहा गया है? मूल स्वर। और 4 जो हैं इनको कहा गया है संयुक्त स्वर। क्या कहा गया है? संयुक्त स्वर कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सामान्य वर्णमाला का विभाजन किया गया है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम जो हैं वो बड़े प्रकार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी हमने चर्चा की जो स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितनी है? 9। ये 9 स्वर कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका अ, फिर है ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई और औ। ये आपके 9 क्या हैं? स्वर हैं। अब देखिए, प्रारंभ के 5 स्वर जो हैं वो क्या हैं? तो प्रारंभ के आपके 5 स्वर हैं मूल स्वर। कितने ही संख्या? 5। आगे के जो 4 स्वर हैं, इन 4 स्वरों को कहा गया है संयुक्त स्वर।
संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अब देखो इनको मूल क्यों कहा गया है, क्योंकि हम जैसे मान लो ए का अगर विश्लेषण करें तो हम इसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, तो ये अपने आप में अपनी मूल अवस्था में है, इसलिए जो है ये मूल स्वर हैं। और बात करें हम ए ओ आई औ की, तो ये जो है वो संयुक्त क्यों हैं? क्योंकि ए प्लस ई, इनसे क्या बना है? ए। अब यहाँ दो वर्णों की सहायता से तीसरा वर्ण बना है, इसलिए ये संयुक्त है। इन दोनों का संयुक्त रूप होने के कारण इसको क्या कहा गया है? संयुक्त स्वर कहा गया है। ठीक है, तो ये मूल स्वर क्यों कहा गया है और संयुक्त स्वर क्यों कहा गया है, ये आपको पता लग गया। एक मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में जो है, जैसे मान लीजिएगा ए और एक होता है आपका आई, ये जो यहाँ है, तो ये जो एक के जो बिना मात्रा वाला है, ये जो ए है, इसको अगर हम किसी व्यंजन में जोड़ेंगे, ठीक है, तो व्यंजन में जैसे मान लो हमने क ए जोड़ा तो क्या बनेगा? के, यहाँ एक मात्रा लग जाएगी। और ये अगर क हम किसी व्यंजन में ये स्वर जोड़ेंगे क में, ये वाला, तब यहाँ मात्रा कौन सी लग जाएगी? आई। इस प्रकार से तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बिना मात्रा वाला ए है, जिसके ऊपर एक मात्रा नहीं है, चिन्ह को समझा रहा हूँ, जो जिसके ऊपर इस प्रकार का चिन्ह नहीं है, वो तो एक मात्रा चिन्ह लगा देता है, कब? जब व्यंजन में जोड़ते हैं। और जो जिस स्वर के ऊपर ये एक मात्रा दिख रही है, ये जो अगर हम किसी व्यंजन में जोड़ें तो ये दो मात्रा का बोध करवाती है, जबकि इनके ऊपर इनकी मूल अवस्था ये ही है। और ध्यान रखना, संस्कृत में इस प्रकार का कोई भी वर्ण नहीं होता। एक तो आपको यही ध्यान रखना है। एक इस री को लेकर के हम बात करें तो ध्यान रखना, जो इस प्रकार से लिखा जाता है, इसको तो कहा जाता है री, रस्व री, और इसको कहा जाता है दीर्घ री। दोनों में फ़र्क है। जैसे मान लो क में हम ये वाला री जोड़ें तो कुछ ऐसा बनेगा, जबकि ये वाला जोड़ें तो कुछ ऐसा बनेगा। जैसे मान लो एक शब्द है मातृ, अब मातृ में कौन सा री है? रस्व री है। जबकि हम बात करें मातृ, यहाँ पे कौन सा री है? आपका दीर्घ ऋकार है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो अंतर हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। अब देखो इनके बाद में इनसे संबंधित और जो शेष चर्चा है वो भी देख लेते हैं, क्या है, कहाँ से क्या प्रश्न आ जाते हैं। एक ये जो ए है ये स्पष्ट कर लेते हैं हम, किससे बना है? ए प्लस ई से बना है। ओ किससे बना है? ए प्लस ऊ से बना है। ठीक है, आई किससे बना है? ए प्लस ए से। औ किससे बना है? ए प्लस ओ से। ठीक है, इनसे ये वर्ण बना है। यहाँ जो है कौन सी संधि का नियम लग रहा है? तो सामान्यतः आपको पता होगा, गुण नियम लग रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ हम बात करें कौन सा नियम लग रहा है, तो यहाँ हम कह सकते हैं वृद्धि नियम। वृद्धि नियम के अनुसार ये कार्य हुआ है। तो ये स्वरों का सामान्य विभाजन आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे मैं एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ आपको। एक बार ये पूछा गया था कि समान स्वर कितने होते हैं? समान स्वर ये पूछा गया था, जिसका सही आंसर था 8। ये 8 क्यों था? क्योंकि जैसे हम लिखते हैं ए, ई, उ, री, ठीक है, अब इन्हीं के समान दिखने वाले स्वरों के रूप आ, ई, उ और ये क्या हो गया? री। ये 8, ये देखो ये बिल्कुल समान दिख रहे हैं एक दूसरे के, इसलिए इनको जो है 8 को समान स्वर कहा गया है। ये बात भी आपको विशेष याद रखनी है। और एक बार जैसे प्रश्न ये आ गया था कि मूल स्वर कितने हैं, और मूल स्वरों में 5 का जो है वो ऑप्शन ही नहीं था। जैसे मान लो ऑप्शन में थे 4, 6, 8 और 9। अब कौन सा करेंगे? तो ऐसी स्थिति अगर आपके सामने आती है तो आप चयन किसका करेंगे? 4 का चयन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो लृ स्वर है इसका प्रयोग हमें लौकिक संस्कृत में देखने को बहुत कम मिलता है। वैदिक मंत्र इत्यादि में इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो इस आधार पे क्या कह सकते हैं कि लृ को अगर हटाते हैं तो मूल स्वर कितने हैं? 4, और लृ को जोड़ते हैं तो कितने हैं? 5। क्योंकि लृ को लेकर के सभी व्याकरणाचार्यों में जो है
आपसे के जो विचार हैं एक दूसरे का समर्थन करने का वहाँ पे अभाव देखा गया है। कुछ लोग लिर को मानते हैं, कुछ इसका दीर्घ भी मानते हैं, कुछ इसका जो है दीर्घ नहीं मानते हैं। तो बहुत सारी जो है संख्याएं यहाँ पे लिर को लेकर के हो जाती हैं। तो इस आधार पे अगर ऑप्शन में 5 नहीं मिलता तो 4 करना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में 5 और 4 दोनों मिल जाएं तो क्या करना है, तो 5 और 4 दोनों मिल जाएं तो आपको जो है 5 का ही चयन करना है, क्योंकि स्पष्ट 5 हैं। लेकिन अगर 5 है ही नहीं तो आप 4 के पास चले जाना। सीधी सी बात है, गांव में अगर सरपंच हैं तो उसी के पास जाएंगे, लेकिन अगर सरपंच नहीं है तो हम उप सरपंच के पास से जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आपका निर्धारण होना चाहिए। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, मूल स्वर कितने हैं 5, 5 ऑप्शन में नहीं हो तो 4, समान स्वर कितने हैं 8, ठीक है, और संयुक्त स्वर कितने हैं 4। संयुक्त स्वर जो है कौन कौन से हैं, ए ओ आई औ, और ध्यान रखना इनका क्रम भी ये ही है। हिंदी में तो ये देखा गया है ए आई ओ औ, ठीक है, यहाँ पे ए आई ओ औ, जबकि ये क्रम यहाँ संस्कृत में मान्य नहीं होगा। मान लो यही पूछ ले, यही प्रश्न आ जाए कि स्वरों का क्रम क्या है, सही क्रम क्या है, तो आपको ए आई ओ औ नहीं करना, आपको क्या करना, ए ओ आई औ, क्योंकि ये माहेश्वरी सूत्रों के अकॉर्डिंग ये प्रमाण हम दे सकते हैं कि इनका यही सीक्वेंस पाणिनि ने माना है। अब देखो यहां जैसे मान लो ये पूछ ले कि सामान्यतः या संस्कृत वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं और ऑप्शन में आ जाए 9, तब तो हमें 9 का ही आंसर चयन करना है। लेकिन मान लो अगर ऑप्शन में 9 नहीं हो और ये कहा जाए कि 13, 14, 15 और 16, अब किसका चयन करेंगे, तो आप किसका चयन करोगे, आप 13 का भी चयन कर सकते हो। वही बात है, सरपंच अगर नहीं है तो उप सरपंच वाली स्थिति 13 का चयन आप कब करेंगे, जब आपको 9 नहीं मिले। 13 कैसे होते हैं, तो देखो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको बताता हूँ कि ये 13 आंसर कैसे निकलते हैं। जैसे मान लो एनसीईआरटी की जो संस्था है जो किताबें वगैरह बनाती है, उसने सभी जो हैं सब्जेक्ट के स्पेशलिस्टों को बुलाया और उनको कहा कि हम नई किताब छाप रहे हैं, नई किताब बना रहे हैं, आप अपने अपने सिलेबस रखो। तो सभी जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने अपने अपने सिलेबस रखे, ठीक है, यहाँ जो मैन है उसके सामने रखे। तो जो हिंदी वाले ने कहा कि मैं यहाँ पे रखता हूँ और मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी में 11 स्वर होंगे। अब यहाँ संस्कृत वाले भी बैठे हैं, तो संस्कृत वाले ने कहा कि हमारे तो स्वर बहुत होते हैं। तो सबने ये कहा कि भाई बहुत का क्या मतलब होता है, आप सही आंसर दो। तो इस संस्कृत वाले ने ये कहा कि ए ई उ री ली ए ओ आई और औ, ठीक है। अब इनमें से एकार के 18 होते हैं, इकार के भी 18 होते हैं, ऋक उकार के भी 18 होते हैं, ऋक के 30 होते हैं, लृ के भी 30 होते हैं, इसके 12 होते हैं, ठीक है, और इसके भी 12 होते हैं, इसके भी 12 रूप होते हैं और इसके भी 12 रूप होते हैं। अब देख लो आप, इतने स्वर होते हैं हमारे संस्कृत में। तो सबने ये कहा कि भाई देखो हमने आपको 6ठी 7वीं की जो है किताबें बनाने के लिए बुलवाया है। अगर 6ठी 7वीं में आप इतने स्वर बताने लग गए तो बच्चा ज़िंदगी में कभी संस्कृत लेगा ही नहीं। तो आप कुछ ऐसा करो कि जैसे हिंदी में 11 हैं तो आप भी कुछ ऐसा ही कर दो जिससे कि समानता रहे। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप हमारी ये 9 स्वर रख लो। तो इन्होंने कहा कि हम 9 रखते हैं तो कुछ समानता होनी चाहिए। जैसे मान लो ए और आ, ई और ई ऐसे पढ़ाया जाता है हिंदी में। तो इसी को आधार मान करके फिर ये कहा गया कि भाई बच्चे को पढ़ने में आसानी होगी, आप यहाँ पे स्वर 13 कर लो। और 13 स्वर कैसे करेंगे, तो देखो 9 तो आपके ये स्वर हैं और 9 स्वरों के अलावा ये जो दीर्घ रूप हैं इनके आ ई उ री, ये भी मान लिए गए हैं। और इस आधार पे जो है स्वर कितने बता दिए गए, 13। ये कुछ पहले की जो एनसीईआरटी की किताबें थी उनमें दिया गया है। और स्वर कैसे हो गए 13 स्वर, ए आ ई उ, सॉरी ये फिर ए आ ई उ री लृ ए ओ आई और आपका औ। अब देखो ये कितने हो गए 13, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ऐसे जो हैं कुछ आपकी मानक पुस्तकें हैं उनके अंदर 13 भी बताए गए हैं। और संस्कृत में मूलतः स्वरों की संख्या माहेश्वरी सूत्रों को प्रमाण माने तो कितनी है 9।
तो ऑप्शन में 9 है और 13 है, ऐसा दो तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों कभी नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, 9 है तब तो 9 का ही चयन करना है, लेकिन अगर 9 है ही नहीं, आपको 13 मिल रहे हैं, तो आपको 13 का चयन करना है। और वो स्पष्ट ये पूछ ले कि पाणिनीय शिक्षा में कितने हैं, तो हम अभी पाणिनीय शिक्षा का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा मैं आपको कि स्वर कितने होते हैं, 21 या 22, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। वो ये पूछ ले कि माहेश्वर सूत्रों के अकॉर्डिंग कितने हैं, तब आपको 9 ही बताने हैं, फिर चाहे ऑप्शन में 13 हो, ठीक है। और संस्कृत में मूलतः कितने हैं, जो है 9 है, सामान्य प्रश्न पूछा जाता है, 9 और 13 दोनों में से बता सकते हैं। लेकिन माहेश्वरी सूत्र प्रश्न में देकर के पूछे कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार कितने हैं, तब तो 13 9 ही बताने हैं, कितने 9 ही। और पाणिनीय शिक्षा लिख करके फिर पूछे तो 21 या 22 ही बताने हैं। और अगर मूल ऐसे पूछ ले कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं और 9 ऑप्शन में हो और 13 ऑप्शन में हो, दोनों आएंगे नहीं, 9 है तो 9 कर देना, 13 है तो 13 कर देना। बस ये ध्यान रखना, माहेश्वरी सूत्र का नाम ले ले तब तो आपको 9 बताने हैं, और पाणिनीय शिक्षा नाम आपको वहाँ पे मिले प्रश्न में तो आपको बताना है 21 या 22। तो ये हो गया हमारा सामान्य जो है स्वरों से संबंधित परिचर्चा। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, तो इन प्रश्नों को देख लेते हैं, यही आपका क्लियर हो जाएगा। संस्कृत में वर्ण स्वर कितने होते हैं, 9। मूल स्वर कितने होते हैं, 5। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4। मूल स्वर का ऑप्शन 5 मिले ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या कर देना है 4, क्योंकि 5 नहीं मिले तो 4 मिलेगा। अब किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि 4 भी नहीं मिले तो ऐसा तो फिर वो सारे ऑप्शन ही ऐसे ही दे देगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। समान स्वर कितने होते हैं, 8, ये आपको पता होना चाहिए। स्वरों की संख्या 9 से 13 भी हो सकती है, लेकिन वो कब, जब 9 ऑप्शन में 9 नहीं हो। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने होते हैं, आपको 21 या 22 ही बताने हैं। और वैसे जो है स्वर माहेश्वरी सूत्रों में 9 बताए गए। तो हम क्या कह सकते हैं, जो है कि स्वर जो हैं वो 9 भी होते हैं। कितने हैं, 9 हैं। अब कोई आपसे डायरेक्टली प्रश्न करे कि स्वर कितने हैं, 9। कोई ये कहे कि हाँ 21 या 22 भी होते हैं, ठीक है। कोई कहे और बताओ कि 13 भी होते हैं। अब 13 कैसे होते हैं वो भी पता है, 21 या 22 कैसे होते हैं वो भी पता है, 9 कैसे होते हैं ये भी हमें पता है। बस हमें करना क्या है कि प्रश्न को समझना है, हमें प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न हमें यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है या यहाँ से पूछ रहा है, इसलिए प्रश्न को आराम से पढ़ें। अस्ति और नास्ति का भी ध्यान रखें, कभी कभी अस्ति को हम नास्ति पढ़ जाते हैं, फिर प्रश्न करने के बाद में पता लगता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्वरों के कॉन्सेप्ट में सामान्यतः जो वर्णमाला में जो 9 स्वर हैं उसकी सब चर्चा हमने यहाँ जो है संपन्न की है। अब उसके बाद में आगे जो है हम चर्चा करने वाले हैं व्यंजनों की। किसकी चर्चा करेंगे, व्यंजनों की। तो इस क्लास को यहीं संपन्न करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं व्यंजनों के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, धन्यवाद।